हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम रीड कर रहे हैं जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी की इस मासिक पत्रिका की सीरीज़ में हमने फर्स्ट क्लास है, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के फैक्ट कवर किए थे और हमने चर्चा की थी कि ये आपकी कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा था कि जो भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है जिनमें आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट पूछे जाते हैं, या फिर हम बात करें कि आरपीएससी, एसएससी, यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं जिनमें आपके करंट अफेयर्स है का पार्ट है वो सिलेबस में दिया हुआ है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनी रहने वाली है। तो आपको इस क्लास के अंत तक है वो आपको बने रहना है और ये क्लास है वो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। तो जो भी हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था फर्स्ट क्लास में, हम थोड़ा सा उसको रिकनेक्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और देन हम उससे आगे का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, जिससे कि आपके दोनों क्लास हैं ये क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाल ही में जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमने देखा था कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। तो ये खिताब प्राप्त हुआ है थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांगसी। थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांगसी है। ये हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर है, यहाँ पर संपन्न 31 मई 2025 को संपन्न 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। इसमें इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब है वो प्राप्त किया है। वहीं इसके रिगार्डिंग हमने अदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखा था कि मिस वर्ल्ड 2025 का फिनाले है, इसके दौरान अभिनेता सोनू सूद है, उनको राणा दुगुबाती ने मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा है। वहीं ये मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता है ये भारत में 72 साल के इतिहास में तीसरी बार आयोजित की गई है। फर्स्ट हुई थी 1996 में बेंगलोर में, 2024 में आयोजित की गई थी मुंबई में, और अभी हाल ही में 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई है, हैदराबाद में आयोजित की गई है। इसके अलावा हमने देखा था कि भारत की नंदी गुप्ता है, उन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। 108 देश हैं, उनके जो कंटेस्टेंट्स के मुकाबले हुए थे उसमें टॉप 20 तक पहुंची थी, लेकिन टॉप 8 है इससे बाहर हो गई थी। तो ये हमने बात की थी मिस वर्ल्ड 2025 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट के रिगार्डिंग। देन हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक है, इसमें हमने इसकी थीम देखी थी ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। साथ ही हमने देखा था इसमें इंडिया का स्कोर की हमने डिस्कस किया था। इंडिया का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस वर्ष रहे हैं इंडिया का स्कोर 0.685। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की रैंक कौन सी है। तो ये इंडिया की रैंक इस पर देखने मिलेगी 130। लास्ट ईयर कितनी थी, 133 थी। 3 अंकों का इसमें सुधार देखने मिलेगा। जीवन प्रत्याशा की बात की थी वो थी आपके 72 वर्ष। साथ ही हमने इसके 3 मेजर आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, जिसमें आपके पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग $9,047 है। ये इसमें आपकी क्या रही है, पर कैपिटल इनकम है, आय के दृष्टिकोण से रही है। वहीं जीवन प्रत्याशा हमने डिस्कस किया है 72 वर्ष है। शिक्षा की बात करें तो अपेक्षित जो स्कूली वर्ष है इसमें भी सुधार हुआ है, ये 13 वर्ष हो गए हैं। वही औसत स्कूली वर्ष है ये कितना हो गया, 6.9 वर्ष है ये हो गया है। इसके अलावा हमने देखा था इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप पर है आइसलैंड, लास्ट में कौन है, दक्षिणी सूडान और इंडिया है। 2023 में 193 देशों में 130वें स्थान पर आपको देखने मिलेगा और 130वें रैंक पर ही आपको बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी देश है, ये देखने मिलता है। इंडिया का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0.685। वहीं लिंग असमानता में भी कमी आई है, हमने ये भी डिस्कस किया था। लिंग असमानता में भारत की रैंकिंग है 102। इसके अलावा हमने भारत और ब्रिटेन के मध्य जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसके रिगार्डिंग जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर किए थे। एक इम्पोर्टेंट सूचकांक हमने देखा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो वर्ल्ड का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये इसको जारी करने वाली संस्था के रिगार्डिंग हमने देखा था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। इसमें टॉप रैंक स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। साथ ही हमने देखा था कि इसमें जो सबसे लास्ट रैंक जिसे प्राप्त हुई है वो है आपके इरिट्रिया देश। इरिट्रिया देश है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सबसे लास्ट में इसके द्वारा स्कोर किया गया है 11.32। 180वीं रैंक इसे प्राप्त हुई है। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत है वो 180 देशों में भारत है, उसके द्वारा 32.96 अंकों के स्कोर के साथ 151वें स्थान पर देखने मिलता है। इसके 5 हमने संकेतक देखे थे, ये थे आपके राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा।
साथ ही हमने देखा था एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हाल ही में भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अध्यक्षता है वो संभाली है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन देखा था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। थीम थी इसकी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और स्थिरता है। ये आसियान शिखर सम्मेलन की आपको थीम देखने मिलती है। इसमें दौरान हमने देखा था कि अभी हाल ही में तिमोर लेस्ते की सदस्यता के रिगार्डिंग भी निर्णय है वो लिया गया है। अक्टूबर 2025 तक आसियान का 11वां सदस्य जो बनने जा रहा है वो कौन है? तिमोर लेस्ते। कालाजार जो बीमारी है जो आपके विसराल लिस्मानियासिस के द्वारा फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए हाल ही में 6 अफ्रीकी देश हैं उनके द्वारा एक MOU है वो साइन किया गया है। साथ ही हमने अंगोला देश के रिगार्डिंग देखा था। अंगोला है ये IS है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस की दोनों की सहयोग से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उस दौरान इसकी स्टार्ट हुई थी। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, इसकी स्टार्टिंग की गई थी। हाल ही में अंगोला है इसका 123वां सदस्य देश है ये बन गया है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये सौर ऊर्जा के सहयोग को और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को दर्शाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग देखा था। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें अल्जीरिया को नए सदस्य के रूप में शामिल करने के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट निर्णय है ये लिया गया है। जो अल्जीरिया है ये अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक न्यू मेंबर है वो बन गया है। NDB के रिगार्डिंग भी हमने देखा था कि इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट है वो हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की रिगार्डिंग रीड की थी। तो आज की क्लास में हम इससे आगे का पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हमने डिस्कस कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर है ये पहलगाम अटैक के बाद में इंडिया के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में चलाया गया था। आतंकवाद के एक खात्मे के लिए जो इस ऑपरेशन सिंदूर है इसका संचालन किया गया था। एक और ऑपरेशन अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंधु है, इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ऑपरेशन सिंधु है ये ईरान में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए संचालित किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल है, इन दोनों के मध्य क्या है युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है कंटिन्यू। इसलिए वहाँ पर जो भी फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित जो मिशन है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर है ये आतंकवाद के विरुद्ध चलाया गया था। वहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के विरुद्ध, जैसे भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो आपके आतंकवाद के सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया जा रहा था, तब पाकिस्तान के द्वारा इसके विरुद्ध एक कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। उसका नाम उनके द्वारा दिया गया था ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, यानी कि आपके शीशे की जैसी मजबूत दीवार। साथ ही हमने डिस्कस किया था जातीय जनगणना 2025 के रिगार्डिंग। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया कि इस बार जो जनगणना है जो आपके 2025 में हो रही है और 2026-27 तक जिसके डाटा जारी किए जा सकते हैं, ये जनगणना है ये पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जातिगत आंकड़े हैं ये प्रकाशित किए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल से डिस्कस किया था। हमने अनुच्छेद 246 को भी देखा था, 246 को देखा था, जिसके अकॉर्डिंग जनगणना क्या है संघ सूची का विषय है और संघ सूची में भी 7वीं अनुसूची में 69वीं रैंक पर आपको ये 69वें स्थान पर आपको जनगणना है ये देखने मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा था राष्ट्रीय राइट्स ऑफ, इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 है, इसका हाल ही में शुभारंभ किया है। ग्राम पंचायत हैं उनके डेटा आधारित शासन और उनके समावेशी सतत विकास के लिए उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में PAI 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में जो PAI है इसके सूचकांक में भी कमी की गई है। जो फर्स्ट PAI था उसमें सूचकांक लिए गए थे 516 और जो PAI 2.0 है इसमें सूचकांक कितने लिए गए हैं 147। तो 147 जो सूचकांक है वो इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि एक तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि सूचकांक में कमी की गई है। सेकेंड यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण 9 प्रमुख विषय हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि 9 प्रमुख विषय हैं जो SDG के रूप में है अनुरूप है, इनको इसमें PAI 2.0 है इसमें शामिल किया गया है।
फर्स्ट है गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत। सेकंड है स्वस्थ पंचायत। थर्ड है पर्याप्त जल वाली पंचायत। फोर्थ है स्वच्छ और हरित पंचायत। फिफ्थ है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पंचायत। सिक्स है सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। सेवंथ है अच्छे शासन वाली पंचायत। नेक्स्ट है महिला अनुकूल पंचायत और लास्ट है बाल अनुकूल पंचायत। तो महिला अनुकूल, बाल अनुकूल, अच्छे शासन वाली, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की रिगार्डिंग, स्वच्छ जल, पर्याप्त जल, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत और गरीबी मुक्ति। तो ये कुछ जो विषय हैं इस सूचकांक के 9 प्रमुख विषय हैं। इनके आधार पर पंचायत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है। ये 9 यहाँ पर प्रमुख विषय हैं, ये बताए गए हैं। निर्णय समर्थन प्रणाली है, DSS है, पंचायत विकास में अंतर पहचानने और सुधार योजना बनाने में हेल्प करेगा। डेटा सत्यापन किया जाएगा। पोर्टल इंटरफेस है, मोबाइल अनुकूल और यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड के साथ इसे तैयार किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता हैं उनको बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। साथ ही हमने देखा था डेटा एकीकरण। विभिन्न केंद्रीय जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं उनके राष्ट्रीय पोर्टल से डेटा को स्वसंचालित एकीकरण किया गया है। तो PAI 2.0 के माध्यम से डेटा का एकीकरण किया जा रहा है। पोर्टल इंटरफेस है, ये लॉन्च किया गया है। डेटा के एकीकरण के साथ ही उसका सत्यापन भी किया जा रहा है। निर्णय समर्थन प्रणाली है, इसका सहयोग लिया जा रहा है। और मेजर रूप से ये 9 प्रमुख विषय हैं, इन पर आधारित आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में, वो है मिजोरम के रिगार्डिंग। हाल ही में मिजोरम के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि मिजोरम है ये पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, वो बन गया है। मिजोरम है, इसने हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में डिक्लेयर है वो किया है। और इसकी साक्षरता दर अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने मिलेगी 98.20% है। ये मिजोरम की साक्षरता दर है वो देखने मिलेगी। और यह उपलब्धि है ये पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वेक्षण होता है PLFS, उसके अकॉर्डिंग 2023-24 के अनुसार दर्ज की गई है, जो भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा संचालित एक प्रमुख आपको सर्वे है वो देखने को मिलता है। तो जो पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वेक्षण है, जिसमें लेबर के रिगार्डिंग डाटा जारी किया जाता है मैक्सिमम रूप से, उसके द्वारा एक सर्वे जारी किया गया था। और उस सर्वे के अकॉर्डिंग मिजोरम है ये पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला भारत का पहला राज्य है वो बन गया है। इसकी साक्षरता दर दर्ज की गई है 98.20%। एक उल्लास पहल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उल्लास पहल देखें तो मिजोरम में यह उपलब्धि है, ये उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसके तहत प्राप्त की है। तो मिजोरम ने जो हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है, ये कौन सी पहल के तहत प्राप्त किया है? तो एक उल्लास पहल है जिसमें मिजोरम को ये उपलब्धि हासिल की है। या फिर हम बात करें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसके द्वारा अंतर्गत ये जो उपलब्धि है ये हासिल की गई है। उल्लास की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उल्लास की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए गए हैं। सामुदायिक भागीदारी है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जानकारी है वो दी गई है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम है, इसकी साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी 91.33%। 2011 की जो सेंसस जारी किए गए थे, इसमें इस मिजोरम की जो साक्षरता दर रही थी वो तीसरे स्थान पर रही थी। भारत में ये तीसरे स्थान पर था, 91.33% इसकी साक्षरता दर थी। और अभी हाल ही में जो PLFS है उसके द्वारा जारी किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग मिजोरम है कि पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला जिला बन गया है। और इसकी जो लिटरेसी रेट आपको देखने मिलेगी 98.20% आपको लिटरेसी रेट यहाँ की देखने मिलेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है, ये भी हाल ही में आयोजित की गई थी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो मेजर थीम थी, इसका जो विषय था, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल है जो 24 मई 2025 को दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका सब्जेक्ट विषय आपको देखने मिलेगा विकसित राज्य से विकसित भारत
2047। तो 2047 तक भारत को डेवलप करने का जो केंद्र का लक्ष्य है, उसी के अकॉर्डिंग नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग की जो काउंसिल बैठक थी, इसका भी आपको देखने मिलेगा विकसित राज्य से विकसित भारत। इसमें कुछ मेजर पहल के रूप में आपको देखने मिलेगा 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन, भविष्य के लिए तैयार शहर, महिला सशक्तिकरण और नागरिक सुरक्षा। ये कुछ मेजर पहल है, ये की गई है। इसमें टोटल 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये उपस्थित थे। और अनुपस्थित के रूप में आपको बिहार, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल और पुदुचेरी हैं, ये देखने मिलेंगे। तो हाल में जो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है, ये आयोजित की गई थी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपको देखने मिलेगा टीम इंडिया की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने सभी राज्यों से टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है ताकि विकास की गति है इसको तेज किया जा सके। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखने मिलेगा 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल। हर राज्य को कम से कम एक वैश्विक स्तर पर पर्यटन स्थल विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जिससे स्थानीय इकोनॉमी है इसको बढ़ावा मिलेगा। भविष्य के लिए तैयार शहर, तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए पीएम महोदय है उनके द्वारा भविष्य के लिए तैयार शहर है इनके विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें नवाचार, विकास और स्थिरता है इसको प्राथमिकता है वो दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियों और कानून में सुधार की आवश्यकता पर बल है, ये दिया गया है। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को आधुनिक और संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है, जिससे आपात की जैसी स्थिति है उनमें प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो ये हाल में जो मीटिंग आयोजित की गई थी दिल्ली में 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा दिया गया है, ये भारत की जो समुद्री सीमा है इसके पुनर्निर्धारण के रिगार्डिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, क्योंकि न तो भारत ने किसी अदर स्टेट या फिर जो कंट्री है इसका कैप्चर किया है, इसके बिना भी भारत की जो अभी हाल में डाटा जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो समुद्री सीमा है ये काफ़ी इंक्रीज हो गई है। पहले जो भारत की समुद्री सीमा बताई जाती थी ये थी आपके डाटा के अकॉर्डिंग 7516.6 किलोमीटर, और वर्तमान में जो डाटा जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भारत की जो समुद्री सीमा बताई गई है वो है 11,098.81 किलोमीटर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, और ये फैक्ट है ये आपकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है एंड करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो डिटेल से देखते हैं इसके रिगार्डिंग। हाल ही में भारत की समुद्री सीमा है इसका पुनर्निर्धारण किया गया है और तट रेखा की लंबाई अब कितनी हो गई है 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार ने हाल ही में तट रेखा की लंबाई को संशोधित किया गया है और 11,098.81 किलोमीटर डिक्लेयर किया गया है, जो पहले कितनी थी 7,516.6 किलोमीटर थी। और ये प्रीवियस जो 7,516.6 किलोमीटर है उससे कितनी इंक्रीज हो गई है 47% अधिक है, 47% अधिक है। ये बढ़ती भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं बल्कि उन्नत मापन तकनीक है, हाई रेजोल्यूशन के जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया गया है, विस्तृत मानचित्रीकरण है इसके कारण हुई है। तो कोई भी भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ है बल्कि उन्नत मापन तकनीक है, इनको अपनाए जाने की वजह से हाल में भारत की जो समुद्री सीमा है इसका विस्तार हुआ है। और ये जानकारी किसके द्वारा जारी की गई है, ये जानकारी केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय है उसके 2025 के सर्कुलर और तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई है। इसके मेजर कारण देखें तो मापन की पद्धति में हाल ही में चेंज क्यों किया गया है। पहले मापन की पद्धति थी वो 1,42 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डाटा बताए गए हैं, ये डाटा आप देख लेना। तो इस स्केल में चेंज किया गया। मानचित्र का जो उपयोग किया जाता है उसकी 1:4 लाख कितने यहाँ पर डाटा दिए गए हैं, 1 मिनट, 1:45 लाख जो स्केल था उसके स्थान पर अब जो यूज किया गया है वो कितना है 1:2,50,000 जो स्केल है इसका यूज है वो किया गया है। इसको वापस आप भी क्रॉस चेक कर लेना, ये रेशियो होना चाहिए, यहाँ पर रेशियो बताया गया है 1:2,50,000 की स्केल है। इसके उच्च रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स है और GIS तकनीक है इसका यूज है वो किया गया है। यानी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हाल में जो मापन पद्धति है उसको चेंज किया गया है। उच्च हाई रेजोल्यूशन के जो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम है चार्ट्स है इनका यूज किया गया है, GIS टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है,
इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम आपको देखने मिलेगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो है लेंथ कितनी हो गई है। पहले थी 7,516, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है 11,098 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट है जटिल तटीय संरचनाएं हैं, इनका भी हाल में समावेशन है वो किया गया है। नए मापन में खाड़ी, मुहाने, ज्वारी नदी, छोटे द्वीप जैसे जो जटिल तटीय संरचना है उनको शामिल किया गया है, जो पहले की गणनाओं में नहीं थे। 1298 अपतटीय द्वीप टापू हैं, इनको शामिल किया गया है, जो पहले वाली जो गणना हुई थी उसमें छूट गए थे। साथ ही यहाँ पर राज्यवार तटरेखा है, इसकी लंबाई भी यहाँ पर बताई गई है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है 2340.62 किलोमीटर, यानी कि 2340.62 किलोमीटर की अराउंडिंग गुजरात राज्य है, इससे बाउंड्री लगती है। तमिलनाडु से लगती है 1068.69 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश से लगती है 1053.07 किलोमीटर, वहीं महाराष्ट्र से बताई है 877.97 किलोमीटर 97 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल से बताई गई है 721.02 किलोमीटर, केरल से बताई गई है 600.15 किलोमीटर, वहीं ओडिशा से बताई गई है 574.71 किलोमीटर बताई गई है 574.71 किलोमीटर, कर्नाटक से बताई गई है 343.30 किलोमीटर यहाँ पर बताई गई है। गोवा से आपको देखने मिलेगी 193.95 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो गोवा राज्य बनाता है। वहीं लक्षद्वीप बनाता है 144.80 किलोमीटर, दमनदीव बनाता है 554.38 किलोमीटर एंड पुदुचेरी 42.65 किलोमीटर है ये बाउंड्री है, ये आपके हिस्से बनाता है। समुद्री रेखा है ये बनाता है बाउंड्री, तटीय रेखा आपको देखने मिलेगी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है 3083.50। तो ये टोटल 11,098.81 किलोमीटर है, ये बाउंड्री यहाँ पर बताई गई है, तटीय रेखा है ये बताई गई है। तो ये फैक्ट आपको वापस याद रखना है। सबसे जो राज्यों के अकॉर्डिंग सबसे सर्वाधिक सीमा जिसकी बाउंड्री लगती है वो आपके गुजरात स्टेट है 2340.62 किलोमीटर। पॉइंट के बाद वाली जो इससे भी संख्या हम 62 वगैरह बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो लैंग्वेज में जिसे बोला जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो पॉइंट के बाद में 62 ऐसे बोला जाता है 62 किलोमीटर या फिर 62 किलोमीटर। तो ये डाटा आप देख लेना, यहाँ पर डाटा बताए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए गए हैं। तटरेखा की जो नई लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर, पहले जो बताई गई थी 7,516.6 किलोमीटर, इससे 47% अधिक है। मेन रीजन जो इसमें वृद्धि का है वो है हाई रेजोल्यूशन की जो मापन तकनीक है, उन्नत मापन तकनीक और विकसित मानचित्रीकरण। सबसे लंबी तटरेखा बताई गई है वो गुजरात स्टेट से बताई गई है 2,340.62 किलोमीटर। सबसे अधिक जिस के परसेंट में बढ़ती हुई है वो वेस्ट बंगाल के है, 107 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है 721.02 किलोमीटर हो गया है। और सबसे कम वृद्धि जिसमें हुई है वो है केरल वाले में 30 किलोमीटर की वृद्धि है, वो आपको देखने मिलेगी। भारत की जो तटरेखा है ये 9 राज्यों से लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेश है उनसे लगती है दमनदीप व दादर नागर हवेली एक ही न है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों के साथ भारत की तटरेखा है ये लगती है। अरब सागर में वेस्ट पश्चिम और साथ ही अगर समुद्री जो सीमा देखें तो अरब सागर वेस्ट में आपको देखने मिलेगा, इसके अरब सागर ईस्ट में आपको देखने मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और साउथ में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा हिंद महासागर है, इससे घिरी हुई है। तो भारतीय तटरेखा है ये 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरी हुई आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट है कोझिकोड केरल के रिगार्डिंग। हाल ही में जो कोझिकोड केरल है इसे WHO है उसके द्वारा एज फ्रेंडली शहर के वैश्विक नेटवर्क है उसमें शामिल किए हैं। केरल राज्य का जो ऐतिहासिक शहर है कोझिकोड यानी कि कालीकट, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके WHO है उसके द्वारा जो इसका प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है इसमें शामिल कर लिया है। और यह उपलब्धि मई 2025 में हासिल की गई है, जिसमें कोझिकोड को वैश्विक सूची में जगह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भारतीय शहर बन गया है। और इस प्रकार कोझिकोड क्या है, इस लिस्ट में शामिल होने वाला एक इम्पोर्टेंट भारतीय सिटी है वो बन गया है। WHO है उसका यह नेटवर्क 2010 में स्थापित किया गया था। इसका
मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर में शहर और समुदाय हैं उनको ऐसे वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी हो। तो कोझिकोड है ये वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अधिक ही संवेदनशील और समावेशी है, इस वजह से इसको इस लिस्ट में शामिल किया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले कुछ समय पहले कोझिकोड है उसको यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में मान्यता है वो दी गई थी, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रतिबद्धता है इसको दर्शाता है। तो हाल ही में तो इसके रूप में एज ए इको फ्रेंडली शहर के रूप में ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटीज़ के रूप में इसको हाल ही में वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, और इससे पहले इसे साहित्यिक शहर के रूप में डिक्लेयर है वो किया गया था, इसे मान्यता है वो दी गई थी। तो ये हमने देखा है कोझिकोड केरल के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आपके आता है जो इम्पोर्टेंट है जानकारी वो है भारतीय मौसम विभाग के रिगार्डिंग। हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली आपके BFS ये लॉन्च की है। भारत ने 26 मई 2025 को दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS है इसको लॉन्च किया है। ये प्रणाली भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता है उनमें एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो विशेष रूप से छोटे पैमाने की मौसमी घटनाएं हैं उनकी सटीक भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन की गई है। स्वदेशी विकास इस प्रणाली का जो विकास है वो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा है, इसके द्वारा इसका विकास है वो किया गया है। इसमें हाई रिजोल्यूशन के रूप में BFS में भारत जो फोरकास्टिंग सिस्टम है इसमें देखिए तो 6.6 किलोमीटर के ग्रिड पर संचालित है, 6x6 किलोमीटर के ग्रिड पर संचालित है जो वैश्विक स्तर पर सबसे हाई रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, और स्थानीय स्तर पर इसे अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान संभव हो पाता है। सुपर कंप्यूटर अर्का है इसका यूज़ किया गया है जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है इसमें सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता है 11.77 पेटाफ्लॉप्स। तो यह जो हाल में जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है ये पूर्ववर्ती प्रणाली है उसकी तुलना में देखें तो पूर्वानुमान को 4 घंटे में तैयार कर सकती है, जबकि इससे पहले 10 घंटे लगते थे किसी भी पूर्वानुमान को तैयार करने में। डॉपलर रडार नेटवर्क है, वर्तमान में 40 डॉपलर वेदर रडार्स है डेटा है इनका BFS में यूज किया जा रहा है, जिससे भविष्य में 100 तक बढ़ाया जाएगा और पूरे देश में हाइपर लोकल नाउकास्ट यानी कि अगले 2 घंटे का पूर्वानुमान जारी करना इससे संभव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डाटा बताया गया है, पहली बार NDA में पास आउट 17 महिला कैंडिडेट्स हैं उनको हाल ही में शामिल किया गया है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA है इसकी 148वीं जो कोर्स की पासिंग आउट परेड है इसमें पहली बार 17 महिला कैंडिडेट्स हैं, उनको 300 से अधिक पुरुष कैंडिडेट्स के परेड में हिस्सा लिया है, जो एक रूप से देखें तो एक ऐतिहासिक घटना आपको देखने मिलेगी, क्योंकि NDA की पहली को एंड यानी महिला एंड पुरुष संयुक्त का हिस्सा आपको देखने मिलेगी। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाल में महिला कैंडिडेट्स हैं इन्होंने इस पासिंग जो परेड है इसमें हिस्सा लिया था। महिला कैंडिडेट्स देखें तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद में NDA है उसमें शामिल हुई थी, इससे पहले शामिल नहीं होती थी। 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसके बाद में इनको शामिल किया जाने लगा है। नेक्स्ट है आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क है, इससे जुड़ा है। हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसको बेरबी स्वेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क है इससे जोड़ा गया है, जिससे मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। इससे पहले कि अगर हम 3 राज्य देखें तो आपको देखने मिलेगा असम, गुवाहाटी, दिसपुर, त्रिपुरा, अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की नागरलागुन ईटानगर है, ये आपको रेल नेटवर्क से जुड़े हुए क्षेत्र है वो देखने मिलेंगे। और हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये भी रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। रेलवे लाइन की यहाँ पर लंबाई बताई गई है 51.38 किलोमीटर। बेरबी असम सीमा के पास सेरांग आइजोल के से 20 किलोमीटर तक ये इसकी रेलवे लाइन है, इसकी लंबाई आपको देखने मिलेगी। और इसमें टोटल 48 सुरंग, 55 प्रमुख और 86 छोटे पुल है, 87 छोटे पुल है वो देखने मिलेंगे। 5 रोड और ओवरब्रिज, 6 रोड अंडरब्रिज है, इस प्रकार इसकी संरचना है वो आपको देखने मिलेगी। सबसे ऊंचा प्रिय ब्रिज है 196 104 मीटर का है, और कुतुब मीनार से भी 32 मीटर हाई ऊंचा है वो देखने मिलेगा।
तो ये आइजोल के जो रेल नेटवर्क है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है ध्रुवीय भवन और सागर भवन। क्या है ध्रुवीय भवन और सागर भवन, तो इसके रिगार्डिंग देखें तो भारत की वैज्ञानिक उन्नति है, इसके लिए एक बड़े कदम के रूप में मई 2025 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र है NCPOR, उसमें 2 अति आधुनिक अनुसंधान सुविधाएं हैं, सागर भवन और पोलर भवन है, इनका उद्घाटन किया है। तो इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर इसका उद्घाटन है वो किया गया है। यह केंद्र भारत के ध्रुवीय अंटार्कटिक और आर्कटिक है, इसमें समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। 55 करोड़ की लागत से बनने वाले ये अति आधुनिक सेंटर है, इसमें विश्व स्तरीय आइस कोर लैब है ये शामिल है। ये दुनिया के पहले केंद्रों में से एक है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पोलर रीजन है इसमें, और साथ ही जो मेरीटाइन रिसर्च है इसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन के रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी दी गई है। जो ध्रुवीय भवन है इसमें ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान है, इसके लिए प्रयोगशालाएं हैं, नवनिर्मित SOS सुविधा है और भविष्य के लिए भारत के प्रथम ध्रुवीय और महासागर संग्रहालय का स्थान है वो बन जाएगा। वहीं सागर भवन के रिगार्डिंग देखें तो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर प्रयोगशालाएं और तलछट और जैविक नमूनों को संग्रहित करने के लिए +45 डिग्री सेल्सियस भंडारण इकाइयाँ शामिल है, जो समुद्री रिसर्च के लिए, मेरीटाइन रिसर्च और महासागर अध्ययन के लिए, और नीली इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी है, इसके लिए केंद्रित आपको देखने मिलेगी। तो ध्रुवीय भवन, सागर भवन है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी बताई गई है वो है टाइम मैगजीन के रिगार्डिंग। हाल ही में टाइम 100 प्रॉपर्टी की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें 5 भारतीय हैं वो आपको देखने मिलेंगे। 5 भारतीयों को स्थान मिला है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुधार जैसे क्षेत्र हैं इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में देखें तो 5 भारतीयों में एक आपको देखने मिलेगा मुकेश और नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से इनके द्वारा 2024 में 407 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट है, दान है, डोनेशन है वो दिया गया था। सेकंड आपको देखने मिलेगा अजीज प्रेम जी, विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेम जी आपको देखने मिलेंगे। थर्ड है निखिल कामत, जेरोथा के संस्थापक। फोर्थ है आनंद गिरिधर दास, भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार। तो इस प्रकार के 5 हैं वो भारतीय आपको इनमें नाम देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है WHO है, इसके द्वारा हाल ही में ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र है वो दिए गए हैं। भारत को हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन WHO है उसके द्वारा ट्रेकोमा का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका WHO है उसके द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा से फ्री डिक्लेयर किया गया था, और 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित जो 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा है इसके दौरान भारत को आधिकारिक रूप से ये प्रमाण पत्र है ये प्रदान किया है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद में तीसरा ऐसा देश बन गया जिसे ये मान्यता मिली है। ट्रेकोमा फ्री की जो मान्यता है ये बनने वाला भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में तीसरा देश है। ट्रेकोमा के रिगार्डिंग देखें तो ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र डिजीज आपको देखने मिलेगा, नेत्र रोग है, और यह यहाँ पर बैक्टीरिया है आपके ट्रेकोमा के रिगार्डिंग बैक्टीरिया है वो बताया गया है, जिसकी वजह से ये फैलता है। क्लेमाइडिया नामक जो बैक्टीरिया है इसके माध्यम से ये फैलता है, और मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से इसमें क्या देखने मिलता है, स्राव है वो देखने मिलेगा। इसके संपर्क में आने से, साथ ही मक्खियों के संपर्क में आने से, ये मधुमक्खी है उनके संपर्क में आने से भी, या फिर हम बात करें मक्खियों के माध्यम से इसकी भी प्रसार की भूमिका है वो आपको देखने मिलेगी। तो ट्रेकोमा फैलता कैसे है ये हमने डिस्कस किया। ट्रेकोमा क्या है, एक संक्रामक नेत्र डिजीज है वो देखने मिलेगा, और हाल में WHO है इसके द्वारा भारत को ट्रेकोमा फ्री का जो प्रमाण पत्र है, ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र है, यह हाल में प्रदान किया है। तो इस वजह से ट्रेकोमा वापस न्यूज में रहा था। नेक्स्ट है एशियाई शेरों की 16वीं गणना के रिगार्डिंग हाल ही में डाटा है वो जारी किए गए हैं। हाल ही में गुजरात में 16वीं एशियाई गणना है 10 से 13 मई तक 2 चरणों में आयोजित की गई है, और
इसके रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट बताया गया है कि इस गणना में 11 जिलों के 58 तहसील और 35,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया है। 3,000 से अधिक स्वयंसेवक हैं और वन अधिकारी उनको हिस्सा लिया है। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन पद्धति और हाईटेक उपकरण कैमरा ट्रैप और रेडियो कॉलर हैं, इनके माध्यम से सटीक डाटा है वो जारी किए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में जो 16वीं एशियाई शेर है इनकी गणना हुई थी। अगर हम इस गणना के रिगार्डिंग डाटा देखें तो 2020 में 674 डाटा थे। ये 32.32% से बढ़कर अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 891 हो गए। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल में जो डाटा जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग एशियाई शेर है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और ये कितनी होगी, 891 हो गई है। सुरक्षित वन और अभ्यारण्य क्षेत्र में 384 शेर हैं, जबकि 507 हैं, 507 है ये गैर वनीय और तटीय क्षेत्रों में पाए गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभ्यारण्य हैं, उनमें गिर के अलावा पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर भी एशियाई शेर है वो देखने मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है नेशनल कुछ शॉर्ट करंट अफेयर्स के फैक्ट यहाँ पर बताए गए, जिसमें फर्स्ट है केरल में रोबोटिक शिक्षा प्रणाली है, इसका हाल में लॉन्च किया गया है। केरल में भारत में पहली बार कक्षा 10 में छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा प्रणाली है, इसको अनिवार्य कर दिया गया है, जो 2 जून 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र है इसमें लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य क्या है, छात्रों को भविष्य में तकनीक के लिए तैयार करना और समस्या समाधान की क्षमताएं हैं उनको विकसित करना। इसमें कक्षा 10 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के पाठ्यक्रम में द वर्ल्ड रोबोटिक्स नामक एक अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें सर्किट निर्माण, सेंसर और इक्वेटर का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको नियंत्रित करने जैसे जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं उनको शामिल की गई हैं। तो केरल है इसकी जो एजुकेशन जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसमें 2 जून 2025 से स्टार्ट होने वाले शैक्षणिक सत्र में रोबोटिक शिक्षा है उसको क्लास 10 में पहली बार इंक्लूड है वो किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया है ये भारतीय तटरक्षक बल ICG है, इसका एक वार्षिक मिशन है जो नवंबर से मई तक ओलिव रिडले कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य है ओडिशा के गहीर माता बीच और आसपास के तटीय क्षेत्रों में कछुओं के घोंसलों की रक्षा करना और 8 लाख से अधिक जो कछुए हैं जो यहाँ पर इंडिया में आते हैं प्रजनन के लिए, तो उन 8 लाख से अधिक कछुए हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है, इसलिए ऑपरेशन ओलिविया है ये संचालित किया गया है। ICG ने ये ऑपरेशन है ये ऋषिकुलिया नदी है उसके मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक कछुओं के घोंसलों को सुरक्षा में सहायता की है। तो ये फरवरी 2025 के ICG के द्वारा जो संरक्षण दिया गया था उनके फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जिन कछुओं कितने कछुओं को इनके द्वारा घोंसलों को संरक्षण दिया गया था उनके यहाँ पर रिगार्डिंग फैक्ट बताया गया है। तो ऑपरेशन ओलिविया है ये ओलिव रिडले जो टर्टल्स हैं कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए चलाया गया ICG या भारतीय तटरक्षक बल है उसका एक वार्षिक मिशन आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है इग्ला एस है ये रूस का अति आधुनिक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी नई कैप रूस ने भारत को मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में उत्पन्न तनाव के मध्य सौंपी गई थी। इग्ला एस है ये 5 से 6 किलोमीटर की रेंज का है और ये 3.5 किलोमीटर की हाइट तक के लक्ष्य है उसको भेज सकती है। तो ये इसकी रेंज है 5 से 6 किलोमीटर और ये 3.5 किलोमीटर की हाइट के लक्ष्य को भेज सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाला ये दुश्मन के ड्रोन, फाइटर और जेट हेलीकॉप्टर है उनको नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट है दिरांग। अरुणाचल प्रदेश में दिरांग में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और हिमालय अध्ययन केंद्र है। इसने पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। ये परियोजना है ये नॉर्वेजियन जियोटेक्निक इंस्टीट्यूट और आइसलैंडिंग जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉफी EHF और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस है इनके सहयोग से शुरू की गई है और पूर्ण रूप से चालू होने पर यह कुआं फल, मेवा, मांस सुखाने और गर्म स्थान को गर्म करने और नियंत्रित भंडारण जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधान है उनको शक्ति देगा। तो दिरांग है क्या है, एक पहला भूतापीय उत्पादन कुएं के रूप में आपको देखने मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं है दिरांग, जो अरुणाचल प्रदेश में दिरांग सेक्टर में इसको किया गया है
और ये परियोजना है ये नॉर्वेजियन जियो टेक्निक इंस्टीट्यूट, आइसलैंडिक जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉपी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस है, इनके सहयोग से पूरी की गई है। नेक्स्ट है जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन। तो विस्टाडोम ट्रेन है ये यूपी सरकार ने मई 2025 में कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में से दुधवा टाइगर रिजर्व के मध्य ये ट्रेन है पर्यटन के लिए शुरू की गई थी, जो जंगल सफारी के लिए देश की पहली ऐसी सुविधा आपको देखने मिलेगी। और यह सेवा वन अभ्यारण्य, वेटलैंड एरिया, ग्रासलैंड है, फार्मलैंड और वुडलैंड है, इनके प्राकृतिक परिदृश्य को करीब से देखने के अवसर प्रदान करती है, जिससे इको टूरिज्म है इसको बढ़ावा मिलेगा। तो जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट है वो की गई है। नेक्स्ट है अंकिता। अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया है, इसके समाचार प्रस्तुत करने के लिए एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर है, इसको नाम दिया गया है क्या? अंकिता। असमिया भाषा में इस एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है, उन्होंने 15 मई 2025 को लॉन्च किया है। यह एंकर है ये असम कैबिनेट की बैठक है, इनके निर्णयों को असमिया भाषा में सोशल मीडिया में प्रस्तुत करेगा। कुछ अदर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो वन लाइनर फैक्ट देखें तो इसमें यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट, केंद्रीय रेल मंत्रालय है उसके द्वारा पूर्वोत्तर में किन स्टेशनों के बीच में एक नई रेल सेवा स्टार्ट करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये है अगरतला त्रिपुरा और नारंगी गुवाहाटी असम है, इनके मध्य नई रेल सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है कर्नाटक और गुजरात के बाद में कौन सा राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा स्टेट बन गया है? तो यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रेवल है ऑप्शन है ये स्टार्ट किए? तो ये है फिलीपींस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग कवर किए हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास है ये काफ़ी अच्छी लगेगी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये रहने वाली है। एंड इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।